Hello, my dear friends. My name is Deepak Singhal, and I welcome you all to the YouTube channel of Eureka Academy. और बेटा इस क्लास में हम लोग ईवीएस से संबंधित जो पेडागोजी है वो पढ़ेंगे, शिक्षा शास्त्र मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षा शास्त्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, पेडागोजी समझने की कोशिश करते हैं, तो उस पेडागोजी को समझते समय आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। हाँ, अगर मैं पेडागोजी की बात करता हूं तो आपके कंसेप्ट अगर बहुत क्लियर है तो आप किसी का भी शिक्षा शास्त्र उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने आप लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। अब देखिए, अगर मैं ईवीएस की बात करता हूं तो ईवीएस की पेडागोजी आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये सेंटर बनी हुई है हर एक क्वेश्चन पेपर का। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी बच्चे को सिंसेरिटी सिखा सकता है। ईवीएस एक वो सब्जेक्ट है जो किसी बच्चे को बता सकता है कि भाई ये पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर्यावरण छोड़ दीजिए, अगर मैं ईवीएस की बात करता हूं तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये पर्यावरण का अध्ययन है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं। स्टैटिक पार्ट में आप बच्चों को बताते हैं कि विटामिन क्या है बेटा, भोजन किसे कहते हैं, जल क्या है, वाटर किसे कहा जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, उनसे आप लोगों को क्या क्या मिलता है, फैमिली फ्रेंड्स क्या है, ये सब चीजें आप लोग स्टैटिक पार्ट में समझा देते हैं, जो कि ईवीएस के स्टैटिक पार्ट के 8 चैप्टर्स आते हैं। मगर अब इन 8 चैप्टर से कनेक्टेड जो पेडागोजी, वो आप लोगों से पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में, ये पेडागोजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों आजकल के क्वेश्चन पेपर्स में पेडागोजी को देख के ऐसा लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है, ये पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये पेडागोजी बड़ी कंसेप्चुअली आ रही है। कंसेप्चुअली नहीं आ रही बेटा, ये पेडागोजी आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन से संबंधित है, एक बेसिक शिक्षा अध्ययन से संबंधित है कि जो आप लोगों को अपने बेसिक टीचिंग मेथड में लेके आना चाहिए। अगर आपका टीचिंग मेथड परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि बेटा अगर टीचिंग मेथड परफेक्ट है तो पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। और कुछ लोग तो पेडागोजी पढ़ते भी नहीं है और बिना पढ़े सॉल्व हो जाता है। क्या है फिर ये पेडागोजी? और इसी के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं इस पेडागोजी का पहला चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला चैप्टर आप लोगों को बताता है एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि पर्यावरण संबंधित है। इस पहले चैप्टर में आप लोग समझाएंगे कि बच्चों की जिंदगी में ये पर्यावरण अध्ययन, ये एनवायरमेंटल स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट है और इस पर्यावरण अध्ययन से एक बच्चा क्या सीख सकता है। देखिए जब भी आप पर्यावरण के बारे में बताना शुरू करें तो पहली चीज जो आप लोगों को बतानी चाहिए वो ये है कि सर, जिस चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उस चीज की उत्पत्ति कहां से होती है, वो चीज कहां से निकलती है, उसकी फाउंडेशन क्या है, ओरिजिनेशन क्या है, वो शब्द कहां से निकला है, उस शब्द का मतलब क्या है। अगर ये सब चीजें आप बच्चे को समझा सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जैसे कि आजकल के स्टडिंग सिनेरियो को देख लूं अगर मैं, तो जैसे कि शिक्षा को देने के तरीके बहुत बदल चुके हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों को हर एक चीज बड़ी कंसेप्चुअली सिखाई जाती है, हर एक चीज बड़ी एक्टिविटी की सहायता से समझाई जाती है। और जो भी चीज बच्चों को समझाई जाती है उसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बच्चा आपके द्वारा बताई गई किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ऐसे में वो पार्टिसिपेशन किसी सब्जेक्ट को और रुचिकर बना सकता है, उसको और क्रिएटिव बना सकता है। अब ये क्रिएटिव क्या है, इस क्रिएटिव माइंडसेट को मैं कैसे स्टेब्लिश कर सकता हूं, ये आपको इस पर्यावरण चैप्टर में समझने को मिलेगा। अब इस एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बोलता है कि भाई किसी जिंदगी, किसी बच्चे के लिए एक पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंट है। और बेटा बार बार मैं आपको बता रहा हूं, एक परिवार भी यहां पर आएगा। वो परिवार जो पहला यूनिट है आपकी ईवीएस का, उसको भी मैं इसमें लेके आऊंगा और समझाऊंगा कि एक परिवार किसी बच्चे के एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है। पहली बात तो जो शब्द पर्यावरण है, हाँ, इस शब्द की उत्पत्ति जो है एनवायरमेंट, जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति होती है बेटा फ्रेंच भाषा के शब्द, एक फ्रेंच वर्ड से हम लोग इस शब्द को बनाते हैं। और जिस शब्द का स्पेलिंग एनविरोनर एनविरोनर होता है, इस
फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से मैंने एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति को समझाया, पहली चीज जो आप लोगों ने सीखी। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर मैं इसका हिंदी रूपांतरण देख लूं, अगर मैं एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतरण देख लूं, तो आप लोग इसको पर्यावरण कहते हैं। अब ये पर्यावरण जब आप लोग समझाते हैं किसी बच्चे को कि भाई पर्यावरण क्या है, जब किसी बच्चे को क्या कहते हैं पर्यावरण समझाया जाता है, जो कि हिंदी भाषा का शब्द ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण का हम लोग हिंदी में कह लीजिए संधि विच्छेद कर देते हैं, जिसको परि प्लस आवरण से समझाया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंच भाषा का ये शब्द एनवायरनर भी आप लोगों को इंग्लिश में एक मतलब देता है और बोलता है समथिंग विच सराउंड्स यू फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ये शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द एनवायरनर बोलता है। अब हिंदी भाषा में परि का मतलब है आपके चारों ओर, हाँ आपके चारों ओर, और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। तो आपके चारों ओर का ये घिरा हुआ एरिया आपका पर्यावरण बताता है। ये है पर्यावरण जो आप बच्चे को समझाएंगे। अब ये पर्यावरण ही इंपॉर्टेंट यूनिट आप लोगों के लिए क्यों है, ये पर्यावरण आप लोगों के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं बेटा कि क्या है ये पर्यावरण, क्यों ये बच्चों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक परिवार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी बच्चे को उसके बचपन से ही पर्यावरण से लगाव एक सिखाया जा सके। बच्चा, दैट चाइल्ड शुड बी कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट। और ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई? क्योंकि अगर मैं 21वीं सदी की बात करता हूं, तो 21वीं सदी में जो पर्यावरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बना हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि पर्यावरण से संबंधित बहुत सी चीजें इस दुनिया में चल रही है, और इस 21वीं सदी का नारा अगर मैं कह लूं तो वो है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों को पता है कि आजकल, और आजकल छोड़िए, कि इस मानव का एग्जिस्टेंस इस धरती पर इस पर्यावरण के कारण है। और अगर हम इस पर्यावरण को ही नष्ट कर देंगे, ऐसे में ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ह्यूमंस दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और यही से निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कहा जाता है। और बच्चों को, एक फैमिली को समझाना चाहिए कि बेटा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कि कैसे हो सकती है। क्योंकि आजकल की समस्या है प्रदूषण, पोल्यूशन, और इस पोल्यूशन से पोल्यूट होने वाला ये एनवायरनमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने बनी हुई है। तो जब भी आप लोग बच्चों को इस पर्यावरण के बारे में समझाने लगे, तो पहली चीज जो आपको बच्चों को बतानी चाहिए वो ये है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ये शब्द कहां से निकला है। और जब आपको बताएं कि जब आपको समझ में आ जाए कि ये पर्यावरण क्या है, तब बच्चों से पूछे कि बेटा आप अपने दिनचर्या में ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जो आपको लगता है कि ये आपके पर्यावरण को नष्ट कर सकती है। आपके शिक्षण विधि में वो चीजें होनी चाहिए जो बच्चे को ये एहसास दिला दे कि हाँ, मेरी इस एक्टिविटी के कारण एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। और यही है जब आप बच्चे को समझाना शुरू करते हैं कि बेटा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं, और पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मीन्स व्हाट इज एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी कंजर्व एनवायरनमेंट, एंड व्हाट आर द स्टेप्स विच शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व एनवायरनमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी पर्यावरण शिक्षण विधि में आप लोगों को, बच्चों को बतानी चाहिए। और उसी के साथ साथ एक खास बात जो पर्यावरण में वो ये है कि बेटा पर्यावरण जब भी आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं, तब बच्चों को एक चीज और बतानी चाहिए कि बेटा पर्यावरण एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इस पर्यावरण के अंतर्गत, इस एनवायरनमेंट के अंतर्गत बहुत सी चीजों को पढ़ा जाता है। बहुत सी चीजें जैसे कि, हाँ, ये पढ़ती है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को, आपकी भौतिक क्रियाएं भी इस पर्यावरण का एक पार्ट है। इसके साथ आपकी सांस्कृतिक क्रियाएं भी इस पर्यावरण का पार्ट है।
your cultural activities are also the part of this environment, और आपकी जैविक क्रियाएं, आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी इस एनवायरनमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बनाती है। तो ये तीनों कैटेगरीज आपके पर्यावरण में सम्मिलित है, इन तीनों चीजों को पढ़ता है ये पर्यावरण अध्ययन। और आपको बच्चों को बताना चाहिए जीव के बारे में। जब आप लोग ईवीएस की सेकेंड यूनिट बच्चों को बताते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जीव एवं जंतु, जीव जंतु और पौधे, तो उनको बताना चाहिए कि बेटा ये जीव जंतु और पौधे कहाँ उग रहे हैं, और अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो इससे प्रदूषण फैलेगा। और ये प्रदूषण क्या है, और इस प्रदूषण से किसी जीव की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, किसी जीव की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किसी की जीवात्मक क्रियाएं किस तरीके से प्रभावित हो सकती है, ये आप लोगों को बच्चों को बताना चाहिए जब भी आप लोग किसी भी पर्यावरण शिक्षण दे रहे हैं। जब भी किसी पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं तो आपके इस पर्यावरण शिक्षण में ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है और होनी चाहिए। आपका शिक्षण विधि इसके अनुरूप होना चाहिए, इन सब चीजों के फेवरेबल में होना चाहिए। तो यहां तक तो हम लोगों ने समझा कि सर एनवायरनमेंट क्या है, हाँ, और एनवायरनमेंट शब्द कहां से निकला है, एनवायरनमेंट एक बच्चे की जिंदगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक पर्यावरण में हम लोग इन सब चीजों की चीजें और इन सब चीजों से जुड़े विषयों की जानकारी बच्चों को देते हैं कि वो फिजिकल भौतिक हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, बायोलॉजिकल जो कि जीवात्मक है, ये सब चीजें, और जैविक है, ये सब चीजें किसी भी पर्यावरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग बनाती है। और उसी के साथ सर एक चीज जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के वो ये आती है कि आज के परिवेश में एक पर्यावरण बहुत गंभीर समस्या है, और 21वीं सदी का तो नारा है पर्यावरण संरक्षण का कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होना चाहिए। अब ये एनवायरनमेंट समझने के बाद आपको समझाना चाहिए कि भाई प्रदूषण किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्या है, और किस तरीके से मैं पर्यावरण का बचाव कर सकता हूं। और अगर मैंने इस पर्यावरण का बचाव नहीं किया तो किन किन मायनों में ये पर्यावरण आपको, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज को प्रभावित कर सकता है। ये सब चीजें जब आप बच्चों को समझा देंगे तब निकल के आता है कि किसी एनवायरनमेंट को समझाने के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है जिसमें मैं एक पर्यावरण को समझा सकता हूं। देखिए, जब भी आप किसी बच्चे को पर्यावरण अध्ययन के बारे में बता रहे हैं या पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, तो आपके उस शिक्षा क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित 4 चीजें होनी अनिवार्य है। 4 चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 4 चीजें क्या है? देखिए, पहली चीज जो किसी पर्यावरण के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ानी चाहिए वो है इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरी चीज जो किसी एनवायरनमेंट से संबंधित हम लोगों को पढ़ानी चाहिए वो क्या है? ह्यूमन हेल्थ। कि किसी एनवायरनमेंट का, किसी पर्यावरण का मानव के स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज जो बच्चे को बतानी चाहिए फॉरेस्ट से संबंधित होनी चाहिए, वन। और चौथी चीज जो मैं कहूंगा कि आज का युग, आज का मीन दिस एज, दिस प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये वर्तमान युग जैव प्रौद्योगिकी का युग है। तो इन 4 फील्ड में आप लोगों का ये पर्यावरण अध्ययन समाप्त होता है। इस पर्यावरण अध्ययन को इसी के इर्द गिर्द घुमाना है हम लोगों ने। अब कैसे हो सकता है भाई? पहली टर्म निकाल के लाते, इकोलॉजी क्या है? सर इकोलॉजी और इकोसिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, जब आप लोग मानव को बताएंगे, जब आप बच्चों को बताएंगे कि पर्यावरण क्या है, इस पर्यावरण में बहुत से जीव जंतु एक साथ निवास करते हैं और हर एक जीव और जंतु की अपनी पॉपुलेशन, जनसंख्या है। हर एक जीव जंतु की प्रजाति होती है, स्पीशीज होती है। तो जब आप बच्चों को प्रजाति के बारे में जानकारी देंगे तब आप बच्चों को बताएंगे कि बेटा प्रजाति
एक ही तरह के जीव जंतु की संख्या उनकी प्रजाति को बनाती है. मीन्स one type of organisms when they inhabited in an area and they have some kind of population, that area it belongs to one kind of species. Means a species will, means in a species everyone will share some common features. उस प्रजाति, उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस प्रजाति के अंतर्गत आने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म में वो सेम चीजें पाई जाती है. जैसे कि हम एक ह्यूमन है और हम मानव प्रजाति है. हाँ, क्योंकि हम सभी मानवों में हर एक चीज, सारी चीजें समान है, सारी क्रियाएं हम लोगों की समान है, इसलिए हम एक प्रजाति का रूप ले लेते हैं. और उसी के तौर पे जब आप बच्चों को प्रजाति के बारे में बताएंगे तब आप बताएंगे कि बेटा एक स्पीशीज का, हाँ, एक प्रजाति का आपस, एक प्रजाति के लोगों में, खास करके जब एक स्पीशीज की बात करता हूं तो एक प्रजाति के लोगों का आपस में क्या संबंध है. मीन्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव बिटवीन योरसेल्फ ऑफ अ सेम स्पीशीज. और इस प्रजाति का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, मतलब क्या आपका पारस्परिक संबंध और आपका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है. इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है. इसी सिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है. इट इज अ सिस्टम which includes the relation of an organism with the other organism of the same species and the relation of that organism with that of the environment in which that species is or that organism is living. कि ये एक वो तंत्र है जिसमें प्रजातियों का आपस में, और कह सकते हैं प्रजाति के लोगों का आपस में क्या व्यवहार है और उन लोगों का पर्यावरण के साथ क्या व्यवहार है, उस प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है. दिस सिस्टम सर इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम. और इसी सिस्टम को पढ़ना इकोलॉजी कहलाता है, इसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है. अभी पारिस्थितिकी एक बच्चे के सामने रख देगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें. जब आप किसी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे तब आप बच्चों को बताएंगे कि बेटा किसी इकोसिस्टम में देखिए कैसे पॉइंट जुड़ते हैं एक के साथ एक. जब मैं किसी इकोसिस्टम के बारे में बताना शुरू करूंगा तब मैं बताऊंगा किसी इकोसिस्टम को पढ़ते समय मैं किन किन चीजों को पढ़ता हूं. मतलब कंपोनेंट्स, आप घटकों के बारे में बताएंगे और उन कंपोनेंट से जुड़ा है सर जैविक घटक हो सकते हैं और अजैविक घटक हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में. और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को जब आप पढ़ते हैं तब आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं किसकी, फूड चेन की. खाद्य श्रृंखला के बारे में बता सकते हैं. हाँ बिल्कुल, फूड चेन के बारे में बता सकते हैं. और उसी फूड चेन से संबंधित आप नेक्स्ट कंसेप्ट बता पाएंगे जिसको आप कहते हैं फूड वेब. तो देखिए एक टॉपिक से संबंधित आप कितनी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं. और कहेंगे कि अगर मैंने इस इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम को समाप्त कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों का क्या होगा, ये चीजें भी डिस्ट्रॉय होंगी. इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है. तो ये सब चीजें हैं जो किसी बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. जब आप किसी बच्चे को पर्यावरण अध्ययन दे रहे होते हैं तो ऐसे केस में उस बच्चे की भागीदारी पर आपका बहुत नियंत्रण और आपका बहुत उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमना इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है. आपको पता होना चाहिए कि क्या वो बच्चा आपके द्वारा दी गई उस शिक्षा में भागीदार है या नहीं है, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मतलब आप वो सब्जेक्ट रुचियात्मक, उस सब्जेक्ट में बच्चा रुचि ले रहा है और उसी रुचि को डेवलप करना आप लोगों का काम है. उस रुचि को डेवलप करने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज को हम लोग इन 4 चैप्टर्स में पढ़ाते हैं. और हम ये भी बोलेंगे कि अगर इकोलॉजिकल सिस्टम मैंने बर्बाद कर दिया तो क्या इसका प्रभाव मानव पर पड़ेगा. सर बिल्कुल पड़ेगा. बच्चे बोलेंगे बिल्कुल पड़ेगा. आप उनसे पूछिए कैसे पड़ेगा. ऐसे में बच्चों की भागीदारी और बढ़ सकती है. और जब बच्चा इन सब चीजों का आंसर करना शुरू करता है तब सभी समाजशास्त्री कहते हैं कि बच्चा ये भी सीखता है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए एक पर्यावरण को बचाने के लिए.
ये बात समझ में आता है? तो ये सब चीजें हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप बच्चे को बताएंगे कि बेटा वन फॉरेस्ट क्या है, ये फॉरेस्ट आपकी जिंदगी में, ये वन आपकी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इस इन इन सभी वनों से आपको क्या मिलता है? ये सभी वन अगर मैं हटा दूं तो क्या मानव जीवित रह सकता है? ये सब चीजें जब आप बच्चों से पूछेंगे तब अब बच्चे इसका रिस्पॉन्ड करके और ज्यादा सीखते हैं। ये सब चीजें एक एनवायरनमेंट को और भी अच्छा बना सकती है, एक और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकती है। और उसके साथ आता है सर ये बायोटेक्नोलॉजी। बेटा आज का वर्तमान युग एक बायोटेक्नोलॉजी का युग है, और इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मानव बहुत से प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से मानव इस पर्यावरण के संरक्षण में बहुत से उत्तरदायित्व और कह सकते हैं बहुत से महत्वपूर्ण रोल अदा कर पा रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ बेटा जब आप लोग पर्यावरण अध्ययन के इस विषय को समझ जाएंगे और जब आप इन विषयों के बारे में चर्चा कर लेंगे, तब अब आता है पेडागोजी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई कैसे बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए और आप लोगों के पाठ्यक्रम में किस तरीके से इस पर्यावरण की शिक्षा को डालना चाहिए। कि क्या पर्यावरण शिक्षा आपको मिले जरूरी है, मगर अगर वो दी जा रही है तो उसका क्या माध्यम है और वो कैसे दी जानी चाहिए। अब इसकी जानकारी हमको मिलती है सन 1975 में। 1975 एक वो साल है जो एक बहुत क्रांतिकारी साल साबित होता है, बिकॉज 1975 में आप एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठन करते हैं। उसका एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर डी एस कठोरी। प्रोफेसर डी एस कठोरी इनकी अध्यक्षता में आपने एक नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया, और इस प्रोफेसर डी एस कठोरी ने भारत की सरकार को एक 10+2+3 का पैटर्न दिया। अब ये 10+2+3 का पैटर्न क्या था, और आप लोगों ने बोला कि किस तरीके से आप किसी बच्चे के पाठ्यक्रम में उसकी प्राथमिक स्तर, हाँ, उसका उच्च प्राथमिक स्तर मींस प्राइमरी लेवल, थोड़ा प्राइमरी से ऊपर इंटरमीडिएटरी लेवल जो आपका माध्यमिक स्तर है, कौन से स्तर पे किसी बच्चे को पर्यावरण शिक्षण कैसे दिया जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर और प्रोफेसर डी एस कठोरी, जिनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने राष्ट्रीय एजुकेशन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया 1975 में। और इन्होंने भारत की सरकार के सामने ये 10+2+3 पैटर्न रखा। अब इस पैटर्न को समझेंगे जब हम लोग विस्तार में बात करेंगे इनके बारे में कि ये पैटर्न था क्या। बट इस पैटर्न ने उस चीज का अनुसरण किया जो आज बहुत सी स्वयंसेवी संगठनों के मैं कहूंगा ओरिजिन का कारण बनते हैं। बहुत से वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन का कारण बनता है सर डी एस कठोरी द्वारा बताए गए इस 10+2+3 पैटर्न के अनुसार आप लोगों ने क्या सीखा। अब देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते तकरीबन 40 साल बाद बहुत सी स्वयंसेवी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन भारत में जन्म लेती है, जैसे कि एक है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। और एक चीज और जो डीएस वो क्या कहते हैं अपना कठोरी से प्रसिद्ध हुई। डीएस कठोरी ने जो भी पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने रखा और जो भी पैटर्न आप लोगों के सामने रखा, जो इस 10+2+3 पैटर्न में कहा गया, इस पैटर्न पर भारत की सरकार ने एक नीति दस्तावेज तैयार किया, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया, और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया द करिकुलम फॉर द
10-year स्कूल अ फ्रेमवर्क। इस पॉलिसी पेपर को जो आप लोगों ने इनके पैटर्न पे तैयार किया उसको बोला गया द करिकुलम। द करिकुलम फॉर द 10-year स्कूल अ फ्रेमवर्क। इसमें आपने बताया कि पर्यावरण अध्ययन को बच्चों के शिक्षा स्तरों पर कैसे आयोजित किया जाना चाहिए। अब इसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डीएस कठोरी जिनकी अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन कमीशन आप लोग बनाते हैं 1975 में, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द 10+2+3 पैटर्न, और उसी के बेसिस पर भारत में बहुत सी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, इसी के साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, और उसी के साथ CEE सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस तरीके की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज का अनुसरण करते आप लोगों के सामने आती है। और इस पैटर्न ने और इस फ्रेमवर्क ने बताया कि NCERT के पैटर्न में एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या पैटर्न होना चाहिए, कौन कौन से स्तर आप लोग इस एनवायरमेंटल स्टडीज में लेकर आए, और बच्चों के लिए आपने एक चीज इस पे स्थापित करी कि एक बच्चा सीखना चाहिए कि एक एनवायरमेंट आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और अगर ये एनवायरमेंट नहीं रहा तो ऐसे में कौन कौन से चीजें हो सकती है जो प्रभावित हो सकती है। अब इन सब चीजों को समझाते हुए एक करिकुलम तैयार किया गया NCERT द्वारा, जिसका जो फाउंडेशन था, जिसकी जो नींव थी, वो DS कठोरी के द्वारा दिया गया इस 10+2+3 पैटर्न के आधार पे थी। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो कि इस पेडागोजी के पहले चैप्टर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है वो इस क्लास में आप लोगों को मिलेगी। फिलहाल इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, और कोई चीज जो आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या सजेशन देना है वो भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसे में उन सब चीजों पर हम लोग जरूर सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि शायद अगली बार से वो चीजें आप लोगों को मिले। और अभी फिलहाल इस क्लास में मेरे लिए और मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।